हम पढ़ेंगे ए शांत, आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक्स में अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में अनुलेखन पढ़ेंगे। अनुलेखन का मतलब समझ गए थे ना आप? अनुलेखन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। अब चाहे वो टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, ठीक है, या एमआरएनए हो, उनके बनने की प्रोसेस, तो उसको डायग्राम से ही समझेंगे हम। तो हेडिंग लिख लो आप। यूकैरियोटिक में अनुलेखन, है ना। तो यूकैरियोटिक में अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, क्या बोल सकते हैं इसे हम? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, या जीव बोल दो ना। तो अनुलेखन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है, अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनना? आरएनए। तो परिभाषा तो क्या होगी अनुलेखन की? वो पहले लिखवा दी थी, आप साथ के साथ लिख सकते हो। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, ठीक है, सिंपल सी। और ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है कहाँ पर? केंद्रक द्रव्य या कोशिका द्रव्य में? कहाँ होती है रे? केंद्रक द्रव्य में। और अनुवादन की प्रोसेस कहाँ होती है? अनुवादन एंड प्रोटीन संश्लेषण, वो कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये केंद्रक द्रव्य में होती है। तो केंद्रक द्रव्य में चलती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने जब पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक में क्या होता था? आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो तीनों प्रकार के नॉन जेनेटिक, देखो आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, एक अनानुवांशिक पदार्थ, वो तीन प्रकार के थे, टीआरएनए, आरआरएनए और भी होते हैं, ठीक है, एमआरएनए। तो इसी आधार पर क्या है, आनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि ये सारे तीनों आरएनए अनुवादन की प्रक्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ठीक है। तो उनमें तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता था? तीनों प्रकार के जो आरएनए उनको बनाता था। पर यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। तो उनके नाम लिख रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी प्रोसेस से तो क्वेश्चन कम ही पूछता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो नोट में याद रखना, नोट में लिख लेना इसको, ठीक है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज, जहां भी पॉलीमरेज का मतलब आ जाता है वहां समझ जाना है कि ये बहुलीकरण कराता है। अब डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वो डीएनए की प्रोसेस में होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऐसे 3 लिखूंगा मैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, इसके सामने लिखूंगा, जगह छोड़ना आप, है ना, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार के आरएनए को बनाते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है, पूछने का प्रक्रिया यही है। परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है, परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कहाँ होती है। तो ये तो किसको बनाता है? तो आपको ध्यान है, ये बनाता है किसको? आरआरएनए को। और आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरआरएनए। आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोम को बनाता है, मतलब एक प्रकार से। तो राइबोसोमल आरआरएनए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो, बाद में लिख लेना। आरआरएनए बनता है, ये डायरेक्ट आरआरएनए थोड़ी बनता है, इससे पहले भी और कुछ चीजें बनती है। वो क्या बनती है? तो इससे पहले क्या बनता है वो बता दूं। तो इससे बनता है 28S आरएनए, 5.8 है ना S, और एक 18S, ठीक है। ये आपको याद नहीं, राइबोसोम में लिखाया था मैंने, यूकैरियोटिक सेल में। और ये 18S 40S की इकाई है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था,
ठीक है। तो पहले ये बनते हैं फिर ये बनता है, क्योंकि यही तो इसको बनाते हैं। तो याद रखना है, ये सारे याद रखना है आपको। कोई जरूरी नहीं है आपको यही दे दे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको बनाता है, वो आरआरएनए लिखे ही नहीं, इसकी जगह ये लिख दे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है डीपली, तो ये याद रखना है। इसी प्रकार ये तो इसका हो गया। इसकी बात करते हैं हम। इसकी बात करें तो ये बनाता है एमआरएनए को। अब आपको यहाँ भी एमआरएनए नहीं, मैसेंजर आरआरएनए, इन तीनों आरआरएनए के बारे में लिखाऊंगा मैं अलग से बाद में, ठीक है। इनकी जो बेसिक चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं संदेशवाहक। क्या बोलते हैं? संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक आरआरएनए। अब आपको बता दो ये बनता है, इससे पहले भी और कुछ बनते हैं। इससे बनता है पूर्ववर्ती एमआरएनए, और पूर्ववर्ती एमआरएनए से पहले भी एक और बनता है एचएनआरएनए। लिखना मतलब एचएन, मतलब इसको हम ऐसे करें तीर के निशान को, पहले ये बनता है, पहले ये बनता है और फिर ये बनता है। तो इससे पहले भी ये बनता है एचएनआरएनए। अब बताओ एचएन का मतलब क्या होता है? हेट्रोजिनस आरएनए। इसका मतलब क्या होता है? हेटेरोजिनस आरआरएनए। और आपको बता दूं सबसे सर्वाधिक विषमांगी जो प्रकार का आरएनए होता है वो यही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आरआरएनए दे दे, टीआरएनए दे, एमआरएनए दे दे, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे सर्वाधिक विषमांगी प्रकार का आरएनए कौन सा है, तो यही है। तो यहाँ एक लाइन लिखना ना, सर्वाधिक विषमांगी। हेट्रोजिनस का मतलब क्या होता है? विषमांगी, विषमांगी आरएनए है, ठीक है। तो ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को कौन से आरएनए को बनाता है? एमआरएनए को, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ये तीसरा बचा, अब बचा भी कौन? एक ही बचा, टीआरएनए। तो टीआरएनए। अब टीआरएनए जो बनता है इससे पहले भी और बनते हैं। टी का मतलब तो क्या होता है? ट्रांसफर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण आरएनए। अब इससे पहले भी और कुछ बनते हैं, उसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एसएनआरएनए, जिसको स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके अलावा एक और बनता है और उसे हम बोलते हैं, क्या नाम था उसका? नाम था एक और था, एक तो एसएन था और एक और नाम था ना, एक और नाम था ना। तो ये था एसएन, एक नाम एक और था, याद नहीं आ रहा मुझे भी, है ना, लिख लेना। पर ये टीआरएनए याद रखना है। तो ये तीनों आरएनए आपको याद रखने हैं, अब इन्हें नोट कर लो। तो प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए को बनाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रकार के आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज शामिल होते हैं, ठीक है। इसलिए यूकैरियोटिक थोड़ा जटिल होता है। अब वो प्रोसेस पढ़ेंगे हम। ये 5.8 एस 18S 5.S लिखाया था ना राइबोसोम में, सेल वाले टॉपिक में। अब इन्हें लिखो, अब प्रोसेस पढ़ेंगे इसकी, है ना। इसे पॉज कर दे। हाँ सुनो, अब आगे है ना, लिख लिया ना। अब हम प्रोसेस समझेंगे, वही प्रारंभन होना, दीर्घीकरण होना और समापन होना। तो क्या है प्रोसेस वो समझेंगे। उसमें भी 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं। इरेज कर दो इसे। तो आगे देखो, अब आवा नहीं, प्रोसेस समझो आप। देखो अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है वो आपको ध्यान है कौन सी लड़ी से होती है? 3 डेज से 5 डेज की, 5 डेज से 3 डेज। बताओ रे, अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, किस लड़ी से होती है, मतलब किस श्रृंखला से होती है? 3 डेज से 5 डेज अनुलेखन होता है। और डीएनए प्रतिकृति, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं लिख रखी पर पिछली बार करवाए थे, है ना। अब देखो यार, अब पढ़ते हैं प्रोसेस। तो 3 चरण हैं, 3 चरण वही कौन कौन से? एक तो क्या होना,
प्रारंभन, अनुलेखन का प्रारंभ, तो अनुलेखन का प्रारंभन। ठीक है, अब समझो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है। मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। ए बुआ जी, ये 3 डेज से 5 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज। और ये तो आप जानते ही हो ये क्या है, मतलब क्या है ये, मतलब एक एक बंद बना देता हूँ मैं ना, फिर समझ जाना आप जानते हो ये डीएनए है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो यहाँ देखोगे आप, अनुलेखन का प्रारंभन में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक सिग्मा कारक आया था, और उन्नायक क्षेत्र यानी प्रमोटर क्षेत्र जो डीएनए में पाए जाते हैं, कि डीएनए के जो खंड होते हैं हर जगह से तो अनुलेखन होता है, स्टार्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से क्या होता है, अनुलेखन प्रारंभ होता है। उन डीएनए के क्षेत्रों को या खंडों को बोलते हैं हम प्रमोटर यानी उन्नायक। ऐसे ही कहाँ होगा, इसमें भी होगा यूकेरियोटिक में। तो 3 डेज से 5 डेज, तो आप मान लो कि यहाँ पर क्या है, वो क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र क्या है, प्रमोटर है, ऐसे मान लो ये क्या है, प्रमोटर, प्रमोटर यानी उन्नायक, उन्नायक। अब देखो यहाँ से उन्नायक क्षेत्र है, शांत। उन्नायक क्षेत्र से क्या होगा, वहां पर सिग्मा कारक, प्रोकैरियोटिक में सिग्मा कारक क्या करता है, प्रारंभ करता है प्रमोटर क्षेत्र से जुड़कर। यहाँ पर एक कारक आता है, तो ये कारक आप मान लो, ये जो कारक है यहाँ पर जुड़ गया, उसको टीएफ कारक बोलते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्ट, इसका नाम है ट्रांसक्रिप्ट, क्रिप्ट है ना, फैक्टर, ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर यानी अनुलेखक कारक। वहां पर था सिग्मा कारक। तो टीएफ कारक और प्रमोटर क्षेत्र ये आपस में, यानी टीएफ कारक यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कौन से, 3 डेज से 5 डेज वाली लड़ी पर। ठीक है, ये जुड़ गया, जुड़ते ही क्या होगा, क्या होगा, आरएनए बनेगा, और तो क्या होगा। ठीक है, तो अगली प्रोसेस में देखो, इसका डायग्राम एक और बनाता हूं मैं। यहाँ से ये जुड़ गया, और जुड़ते ही ऐसे मान लो यहाँ पर ये बनना स्टार्ट हो गया, या क्या बन रहा है, ये आरएनए। अब देखो आपकी कोर्स में ज़्यादातर जो एनसीईआरटी होती है उसमें एमआरएनए समझाता है, ये टीआरएनए आरएनए नहीं समझे, एमआरएनए को बनाता है। तो मैं यहाँ पर है ना पूर्ववर्ती एमआरएनए लिख रहा हूँ। ठीक है, पूर्ववर्ती यानी एचएन लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, एचएन आरएनए हो जाएगा। ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पर। अब देखो अगली प्रोसेस में क्या होगा, दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होगा, अरे नाम ही क्या, इलोंगेशन। ये तो इनिशिएशन था, इनिशिएशन क्या हो रहा है, इनिशिएशन क्या हो रहा है आज, इनिशिएशन, और ये इलोंगेशन, इलोंगेशन। अब इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, दीर्घीकरण, यानी इस खंड से ये जुड़ते चलेंगे, यानी होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएंगे। क्यों, डीएनए की इकाई क्या होती है, डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। तो खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते रहेंगे, इसकी श्रृंखला की लंबाई बढ़ती रहेगी। तो अलग से डायग्राम समझ लो, आप बना लो इतनी देर में आप, है ना, मैं बनाऊँ जितनी देर। अरे दुख पा लिया, अब देख ले रे यार, दुख पा लिया यार, वो पा लिया। तो 3 डेज से 5 डेज
क्या हो रहा है? दिख रहा है नहीं? अब यहाँ से जुड़ रहे हैं ना। और ये बताओ, डीएनए को विकुंडलित करने वाला जो कारक होता है या एंजाइम होता है, उसका नाम बताओ। डीएनए लड़ी को खोलने वाला। अरे ऐसे बताओ, हेलिकल क्या होती है? हेलिकल का मतलब क्या होता है? कुंडलन। तो डीएनए जो श्रृंखला होती है वो एक प्रकार से कुंडलन तो होती है, तो इसको इंग्लिश में हम हेलिकल बोलते हैं। तो हेलिकल संरचना ये। तो इसको विकुंडलित करना, तो इसको विकुंडलन खोलना, जैसे एक चोटी होती है ना, अपनी भाषा में चोटी बनाते हैं, या दो रस्सियों का आपस में लपेटते हैं, उनको खोलते हैं। तो खोलने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है हेलिकेज। ठीक है, तो याद रखना है डीएनए के हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए लड़ी का विकुंडलन। ठीक है, खोलने का काम करता है। ये लिख लेना इसको साइड में, है ना। तो ये खोलने का काम यहाँ पर हेलिकेज ही करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये जो आरएनए बन रहा है ये एचएनआरएनए बन रहा है। ठीक है, एचएनआरएनए, और ये पूर्ववर्ती एमआरएनए में बदलेगा और फिर एमआरएनए में बदलेगा। तो वो कैसे एमआरएनए में बदलता है वो प्रोसेस बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ लिखाने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ साइड में लिख दूँ 2-4 लाइनें बस। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो बातें थी वो एक लाइन यहाँ लिख दूँ, इसकी जो बातें थी इसके साइड में लिख दूँ, लिख लेना आप। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, डीएनए लड़ी की 3 डेज से 5 डेज के उन्नायक क्षेत्र से टीएफ कारक जुड़ जाता है वह चुप रहे अनुलेखन प्रारंभ होता है। ठीक है, ये प्रारंभ हो गया अनुलेखन। अब देखो ध्यान से, और इसमें क्या होगा, है ना, दीर्घीकरण है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या में वृद्धि। ये इसमें ठीक है, ये इसमें है ना, न्यूक्लियोटाइड की संख्या में वृद्धि होती है। और आप जानते हो जो जुड़ते रहते हैं जोड़ने के लिए कौन सा, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, वो तो आप जानते हो ना। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या में वृद्धि लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। ऐसे ये इसमें और तो कुछ है नहीं, है ना। जो मेन था वो मैं पहले लिखा दिया है ना। ठीक है, वही पूछता है। अब एक और प्रोसेस बची समापन। तो समापन और देख लेना। ठीक है, हाँ बन। आगे देखो अब ध्यान से, आगे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम। लिख लिया ना। देखो ध्यान से, चालू कर दो इसको। ठीक है, यहां से देखो तीसरे पॉइंट पे क्या होगा, समापन, टर्मिनेशन, है ना। अब देखो ध्यान से क्या होगा, या पूर्ववर्ती
mRNA। तो अलग अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं। यहाँ पर हम mRNA की बात कर ले, केवल mRNA की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबकी प्रोसेस ऐसे होती है। अब देखो ध्यान से, समापन हो जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से सुनना, mRNA इससे पहले बनता है पूर्ववर्ती mRNA, इससे पहले बनता है hnRNA। तो डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है। अब एक पॉइंट याद रखना है, परिपक्व mRNA बनने की प्रोसेस होती है 3 चरणों में, वो भी आपको बता दूं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये hnRNA है या पूर्ववर्ती mRNA है, इससे परिपक्व mRNA बनेगा और उसी का यूज होता है कहाँ पर, अनुवादन की प्रक्रिया में, ठीक है। यानी तीनों प्रकार के rRNA, tRNA, mRNA यूज होते हैं। तो ये परिपक्व कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखना। इधर देखो ना, देखो इधर, चुप बैठ जा यार। आपको बता दें हम, ये 5 डेज से 3 डेज। अब ध्यान से सुनना, अनुलेखन की प्रक्रिया जो हुई थी 3 डेज से 5 डेज हुई थी, याद रखना। पर जो बनेगा mRNA वो 5 डेज से 3 डेज में बनता है, समझ रहे हो। मतलब DNA से तो बनता है 3 डेज से 5 डेज, और जो नया बन गया ना mRNA, वो mRNA 5 डेज से 3 डेज में बनता है, ठीक है। तो ये 5 डेज से 3 डेज बन गया। अब यहाँ से ये पूर्ववर्ती mRNA क्या होता है, परिपक्व होता है। तो परिपक्व होने में 3 चरण काम आते हैं। एक तो यहाँ पर 5 डेज में एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिंग, यानी आच्छादन। एक बीच में एक प्रोसेस होती है, उसको भी बताएंगे, उसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधन। और ये कॉलेज में जाकर एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इसकी जो मेन परिभाषा है वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पर। और एक यहाँ पर होता है एडिनाइलेशन, सॉरी पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन, समझो ध्यान से। अब इनकी ओनली परिभाषाएं लिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये एक अलग अलग चरण है जो आपके सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे, बाकी एमएससी करोगे जब पढ़ोगे इन टॉपिकों को। आपसे नहीं, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में यहाँ पर संबंधन के बारे में लिख रखा है, आच्छादन के बारे में लिख रखा है, और इसके एडिनाइलेशन यानी पॉली एडिनाइलेशन के बारे में लिख रखा है ओनली परिभाषा एनसीईआरटी में। क्या होती है 3 प्रक्रिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसकी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समापन हो जाएगा, एक समापक कारक आ जाता है। अब वो कारक क्या था वो बता देंगे, ठीक है। hnRNA से यानी पूर्ववर्ती mRNA बन गया, पूर्ववर्ती mRNA से एक परिपक्व mRNA बनेगा। इसके बीच में ये 3 प्रोसेस चलती है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती mRNA से mRNA जब बनता है तो 3 चरणों में बनता है। कौन कौन से चरण हैं, आच्छादन, संबंधन और पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। तो अब बता दें उसको। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 3 चरण क्या है, कैपिंग में तो क्या होता है ये प्रोसेस क्या है, और स्पंदन में क्या होता है वो प्रोसेस बताएंगे, और इसमें क्या होता है वो प्रोसेस भी बताएंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेडिंग तो ये हो सकती है, अलग से आप लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो, या इसी में जोड़ लेना उसको, यानी पूर्ववर्ती mRNA से, है ना, mRNA बनना, यानी परिपक्व mRNA की बात कर रहा है ये, मैच्योर परिपक्व mRNA। वो 3 चरण में पूर्ण हुई है। आच्छादन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, 5 डेज, क्योंकि mRNA जब बनता है उस पर 5 डेज से 3 डेज बन जाते हैं, ठीक है। तो इस कैपिंग में क्या होगा आप जानते हो, ये बताओ, कोई भी चीज बनती है तो पहले क्या अनमेच्योर होती है, जैसे आप भी क्या अनमेच्योर हो ना, मैच्योर हो क्या आप, ठीक है। सबके थोड़ी आ गई, तो इनकी थोड़ी आ गई। नहीं आई ना। अब समझो, तो अनमेच्योर हो तो कोई भी चीज़ मैच्योर होती है तो कुछ प्रोसेस द्वारा गुजरती है। इसी प्रकार ये mRNA भी बनेगा तो कुछ प्रोसेस गुजरेगी, उसमें सबसे पहले आती है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, आच्छादन यानी केप बनना यानी टोपी बनना। इसका मतलब क्या होगा, 5 डेज सिरे पर क्या होता है, GPP यानी गावानोसिन ट्राइफॉस्फेट समूह आकर क्या जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैपिंग। इससे क्या होता है, इसका आगे सिरा क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट का मतलब ये जो
mRNA बनेगा, ये संदेशवाहक बोलते हैं इसे, मैसेंजर RNA। ये संदेशवाहक पर क्या बोलते हैं, कोडोन बनते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कोडोन किस पर बनते हैं, mRNA एंटी कोडोन बनते हैं किस पर, tRNA पर। ठीक है, कोडोन यानी 3 ट्रिपलेट का समूह। कई बार पूछा था ना समापा कोडोन, GUG, AUG और UAA, ये समापा कोडोन होते हैं। ये 3 के जो कोड होते हैं इनको ट्रिपलेट बोलते हैं, त्रिकूट। तो ये कोड हैं, अलग अलग अमीनो अम्ल को दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। अलग से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो कैपिंग जब ये प्रक्रिया होगी, अनुवादन है, यहाँ पर क्या है, mRNA भी काम आएगा। तो mRNA डैमेज हो सकता है, इसलिए क्या होता है, इसकी कैपिंग होती है इस प्रोसेस में। तो पूर्ववर्ती mRNA से mRNA बनता है, तो कैपिंग। तो कैपिंग का मतलब क्या हुआ, 5 डेज सिरे पर क्या है, GPP का आकर जुड़ना और इसको प्रोटेक्ट करना, इसे हम बोलते हैं कैपिंग। तो इसकी परिभाषा यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इसकी भी लिख दूंगा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप। इसका मतलब क्या होगा, 5 डेज सिरे पर, मतलब इसकी हेडिंग क्या बनानी है? कुछ हेडिंग मत लिखो आप, तो उसमें जोड़ दो बस। पूर्ववर्ती mRNA, ये अलग से एक पूरी प्रोसेस है, ये अलग से, पर यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, बनाना है ये भी, है ना, वो तो बना लिया ना। पूर्ववर्ती mRNA के 5 डेज सिरे पर GPP का मतलब क्या होता है, GPP ट्रिपल P है नहीं, गवानोसिन ट्राई फॉस्फेट, 3 है ना फॉस्फेट, इसलिए ट्राई फॉस्फेट का जुड़ना कैपिंग कहलाता है, कैपिंग कहलाता है या कहते हैं। पूर्ववर्ती mRNA के 5 डेज सिरे पर GPP गाउनिसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, कैपिंग कहलाता है, आच्छादन। ये प्रोटेक्ट हो गया। अब ध्यान से इधर देखो एक बार, बाद में लिखना, इधर देखो एक बार, ये तो इसकी प्रोसेस हो गई। स्प्लाइसिंग में क्या होता है वो समझो ध्यान से। स्प्लाइसिंग मतलब संबंधन, सम मतलब समान, बंधन यानी जोड़ना, समान समूह को जोड़ना। जब भी ये डीएनए के खंड, क्यों डीएनए से तो बने हैं ये, अरे आरएनए बने हैं या एमआरएनए बना है, वो डीएनए का खंड तो है। ठीक है, तो इनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्सोन, एक होता है इंट्रोन। अब ध्यान से सुनना, एक्सोन इंट्रोन क्या है, ठीक है, इसको लास्ट वाले को बाद में बताएंगे। एक्सोन इंट्रोन क्या है, देखो ध्यान से। एक तो होता है एक्सोन, एक्सोन को बोलते हैं वक्तवेग, हिंदी में बोलते हैं वक्तवेग। एक होता है इंट्रोन, इसे बोलते हैं अवक्तवेग। अब आप बताओ, वक्तवेग जो अपने आप को क्या करता है, व्यक्त करता है, अपने आप को अपने आप को शो करता है, या कोड फॉर प्रोटीन, क्या बोल सकता हूं मैं, कोड फॉर प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले, कोड करने वाले। तो एक्सोन क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले खंड होते हैं। ठीक है, और इंट्रोन क्या होता है, ये किसी को भी कोडित नहीं, यानी कोड नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं सूचनाओं को, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं। तो इनको हटाना, इनको जोड़ना, मतलब ऐसे कह रहा हूँ, ये पट्टी है, ये एमआरएनए है, यहाँ पर ये खंड ई है, ई का मतलब एक्सोन, ये इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, ये इस क्षेत्र में, ये पूरी प्रोसेस है, मतलब पूरा इसमें अलग अलग कोडिंग क्षेत्र और नॉन कोडिंग क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये जो कोडिंग क्षेत्र है ना, इस कोडिंग क्षेत्र में दोनों होते हैं, एक्सोन इंट्रोन होते हैं। तो हमारे क्या करना है, इस इंट्रोन को हटाना है और ये आपस में, इन दोनों को क्या है, आपस में जोड़ना है, इसको बीच में से हटाना है। तो इंट्रोन को हटाना, एक्सोन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं संबंधन, क्योंकि तभी तो क्या होगी, ये एक परिपक्व हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, प्रोटीन संश्लेषण करना है ना, तो जो अपने आप को व्यक्त करे उन्हीं खंडों को जोड़ो। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम संबंधन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो पहले तो इसकी परिभाषा लिखो, इससे पहले इनके बारे में लिख देता हूं मैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन, सूचनाओं को पढ़ने वाले, सूचनाओं को पढ़ने वाले, है ना।
आरएनए खंड, प्रोटीन का इनको साइड में लिख लेना, इन दोनों को, है ना, साइड में संश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, संश्लेषण करते हैं, और ये नहीं करते हैं, तो इसमें लिखना प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते, नहीं करते हैं, है ना, डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखना है। आपसे एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, याद रखना है, इंट्रॉन एक्सॉन के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी स्प्लाइसिंग की, तो स्प्लाइसिंग की परिभाषा होगी, है ना, आरएनए में इंट्रॉन का हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और 8 चरणों में पूर्ण होती है, जो एक कॉलेज का एक बड़ा टॉपिक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए नहीं बताना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी संबंधन की, यहाँ लिख रहा हूँ संबंधन की परिभाषा, फिर एक लास्ट इसकी बचेगी। ठीक है, तो संबंधन की परिभाषा क्या होगी, एमआरएनए में इंट्रॉन को हटाना व एक्सॉन को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये कोडिंग क्षेत्र है यहाँ का, इस क्षेत्र को कोडिंग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉलीटेल, ये तो टेल वाला है, पूछ टेल वाला है, ये कैपिंग है। ठीक है, अग्रशिरा, और बीच का कोड वाला रीजन आता था, कोडिंग वाला रीजन है ये, कोडिंग रीजन है ना। ठीक है, इनको लिखो आप अपने हिसाब से, इसको साइडों में लिख लेना, और ये इसकी परिभाषा लिख लेना, और लास्ट का इसकी एक परिभाषा एक लाइन की, है ना। खूब सारे एडेनिन का क्या है, 3' सिरे पर जुड़ना, एडेनिन यानी ए, पॉली ए टेल बोलते हैं इसे, पॉली ए टेल यानी पूछ, ए यानी एडेनिन, नाइट्रोजन सारक, तो खूब सारे एडेनिन समूह यहाँ जुड़ते हैं, इसे पॉलीएडेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो इसे लिखो, फिर मैं लिखा दूंगा, इसे ऑफ करता ना। तो आगे देखो ध्यान से, इस लास्ट वाले पॉइंट की, इसकी एक परिभाषा एक लाइन की, वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसकी लिख लो आप, इसकी परिभाषा क्या होगी, इस लास्ट वाले की, इसकी परिभाषा है कि एमआरएनए के 3' सिरे पर खूब सारे एडेनिन समूह जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन। ठीक है, तो लिख लो, एमआरएनए के 3' सिरे पर, इसमें इसकी परिभाषा, एमआरएनए के 3' सिरे पर अनेक एडेनिन समूह के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलीएडेनाइजेशन कहलाती है। इसे लिख लो आप, कंप्लीट है, और बाकी ठीक है, ये लिख ही लिए थे आप। और ये अब टॉपिक कंप्लीट, अनुलेखन यूकैरियोटिक में कंप्लीट है, और हम पढ़ेंगे अनुवादन। लिख लो रे, ठीक है, लिख लो इसे, मिटा दूं इस, यहाँ बैठ जाए यहाँ।